ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। पीएम संग अहम बैठक के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कहा जम्मू कश्मीर को पहले मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। जी हम बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उनके साथ पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर उमर ने कहा कि परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र की टाइमलाइन से हम सहमत नहीं है और हम चाहते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और तभी चुनाव हो। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि हम इसे नहीं मानते कि पहले चुनाव होंगे और तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई कानूनी, राजनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि आजाद साहब ने हम सब की तरफ से कहा कि पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद इलेक्शन की बात हम मानेंगे। और वहीं कोर्ट में इस मामले के होने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में आजाद साहब और वेग साहब ने दुर्भाग्यवश कहा कि ये मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या मामला कोर्ट में होने की वजह से हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। राम मंदिर का मसला वर्षों तक कोर्ट में रहा तो क्या उस पर चर्चा बंद रही। अगर जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि कोर्ट के फैसले तक यथास्थिति रहने दीजिए तो हम अपने हाथ खड़े कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों WHO के प्रमुख ने कहा कि बेहद खतरनाक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, लापरवाही बरतने से बदतर हो सकते हैं हालात। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया में तांडव मचा रहा है। दुनिया भर के कम से कम 85 देशों में अभी तक इस वायरस के मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक पाए गए अन्य वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैलने वाला ये वेरिएंट उन लोगों में अधिक फैल रहा है जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने यह चेतावनी दी है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता है। WHO को भी इसको लेकर चिंतित है और बता दें कि डेल्टा वेरिएंट सर्वप्रथम भारत में पाया गया था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे जैसे कुछ देशों में कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में ढील दी जा रही है वैसे वैसे हम इसके ट्रांसमिशन में दोबारा वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने, स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बढ़ने और मौतों के मामलों में वृद्धि होने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली में 28 जून से खुलेंगे जिम और योग सेंटर, शादी के लिए 50 मेहमानों को इजाजत। जी आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर अब थम चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 85 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 9 लोगों की इस वायरस से मौत की दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली में जारी कोरोना पाबंदियों में शनिवार को फिर से एक बार फिर छूट का ऐलान किया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 28 जून से प्रभावी होने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सोमवार यानी 28 जून से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की इजाजत दी गई है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में जिम और योग सेंटर को सोमवार से 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की इजाजत दी गई है और साथ ही बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों को भी शादियों की अनुमति दी गई है, लेकिन मेहमानों की संख्या 50 रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 18+ के लिए 186 करोड़ डोज की जरूरत। जी हां, बात करें कि केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार 26 जून को हलफनामा दाखिल किया, जिसमें केंद्र ने बताया कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के 93 से 94 करोड़ आबादी को 2 बार कोरोना का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ वैक्सीन खुराक की जरूरत होगी। और इसके साथ ही केंद्र ने बताया कि 31 जुलाई तक
51.6 करोड़ डोज उपलब्ध की जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पात्र आबादी को पूरी तरह से टीकाकरण के लिए लगभग 135 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिसंबर 2021 तक देश के हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बताया कि उसने अब तक कुल 35.6 करोड़ वैक्सीन खुराक की खरीद की है। सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि यदि भारत सरकार फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्न आदि जैसे भारत के बाहर उपलब्ध टीकों की खरीद के अपने प्रयासों में सफल होती है तो टीकाकरण अभियान को स्पष्ट रूप से बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी में शिवराज सरकार का ऐलान, कहा अब संडे को नहीं लगेगा लॉकडाउन। जी हां, बात करें कि कोरोना के नए मामले में गिरावट के बाद अब शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में हर रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। सरकार की ओर से अब कोरोना नियंत्रण के बाद रविवार के दिन लगने वाले कोरोना कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया गया है। और सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों को संडे लॉकडाउन से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से संडे को लगने वाले कोरोना कर्फ्यू को हटाने की घोषणा की। शिवराज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामले सामने नहीं आया और एक्टिव मामले 1000 से नीचे हैं। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.6% हो गई है। ऐसे में रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाना उचित नहीं है, इसलिए हम इसे तुरंत वापस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें चलाएंगी महिलाएं, योगी सरकार करने जा रही भर्ती प्रक्रिया शुरू। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में महिला चालकों की भर्ती को लेकर कई महीनों का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। इसके बाद जल्द ही राज्य की इन रोडवेज बसों की ड्राइविंग सीट पर महिला चालक नजर आएंगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आने वाले दिनों महिला बस चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय की ओर से महिला बस चालकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक महिला बस चालकों को अपने क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय में बस ड्राइविंग के लिए आवेदन करना होगा। और मिली जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस न होने की स्थिति में भी भर्ती शुरू होने के बाद आवेदन कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस के मुताबिक 2 से 3 चरणों में संविदा पर महिला बस चालकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें लखनऊ क्षेत्र के पहले चरण में संविदा पर 35 महिला बस चालकों की भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिन महिला चालकों के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उनकी सुविधा के लिए ऐसी महिला चालकों को कानपुर में बस चलाने की ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा क्या ये अच्छी पहल है? इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के बिना अधूरा है विपक्षी दलों का गठबंधन। जी हां, हम बात करें कि महाराष्ट्र में अगले साल होने जा रहे मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं शिवसेना कांग्रेस के इस फैसले को गलत बता रही है। हालांकि घरेलू मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस में भले ही तालमेल ठीक ना बैठ रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए खुले दिल से कांग्रेस को समर्थन देना शुरू कर दिया है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन कांग्रेस के बिना अधूरा है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों के 22 जून को हुई विपक्षी दलों की राष्ट्र मंच बैठक के बाद देश में तीसरे मोर्चे की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है और इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी तीसरा मोर्चे को लेकर कहा कि कांग्रेस के बिना ये पूर्ण नहीं होगा। अब संजय राउत ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार को एक मजबूत विकल्प प्रदान करना है।
एक्टर पंकज त्रिपाठी ड्रग्स के खिलाफ अब युवाओं को करेंगे जागरूक, एनसीबी का देंगे इस अभियान में साथ। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग रैकेट्स का खुलासा हुआ था, जिसके बाद साफ हो गई कि बॉलीवुड में ड्रग का इस्तेमाल अंधाधुंध हो रहा है। वहीं आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियानों के लिए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साथ हाथ मिला है। कल यानी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व ड्रग विरोध दिवस के अवसर पर पंकज त्रिपाठी ने इस साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने अपनी आवाज में एक संदेश भी रिकॉर्ड किया है। आयु समूहों और समाज में उनकी पहुंच को देखते हुए एनसीबी की पटना जोनल यूनिट ने अभिनेता को इस कारण के समर्थन में लेने के लिए संपर्क किया। त्रिपाठी समझते हैं कि एक अभिनेता के रूप में इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों के लिए उनका रुख और समर्थन बहुत मायने रखते हैं। इस प्रकार इस दिन उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और न केवल उन पर बल्कि उनके प्रियजनों पर भी इसके भयानक प्रभाव के संबंध में आज की पीढ़ी के लिए एक मजबूत संदेश के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड साझा किया है। वीडियो में वे सभी से ड्रग्स से दूर रहने और जीवन के उज्जवल पक्ष का ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि मुझे लगता है कि जागरूकता आज की पीढ़ी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रहने में मदद करने की सबसे बड़ी कुंजी है। हमें उन्हें नशीली दवाओं के सेवन के आगे झुकने के बजाय हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं अपने देश और दुनिया में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ इस लड़ाई का हमेशा समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि एक दिन हम विजय होंगे। गुलजार साहब से मिलने पहुंची नीना गुप्ता हुई ट्रोल। यूजर्स ने कहा कि उम्र का लिहाज करो, शॉर्ट्स नहीं साड़ी पहनो। जी हां, आपको बता दें कि एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी आत्मकथा सच कहूं तो लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले और इसके बाद से वो सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल में ही अपनी किताब के प्रमोशन के लिए वो मशहूर गीतकार गुलजार साहब के घर पहुंची, लेकिन उनको अब इस मुलाकात के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल कई बड़ी हस्तियों ने नीना की किताब पढ़कर उसकी तारीफ की। वो चाहती थी कि गुलजार साहब भी उनकी किताब पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। इसी वजह से वो अपनी आत्मकथा की एक कॉपी लेकर उनके घर पहुंची और इस दौरान नीना ब्लू व्हाइट रंग के शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में नजर आई, जबकि गुलजार सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। वैसे नीना किताब गिफ्ट करके वापस लौट गई, लेकिन उनके पहनावे के लिए अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जी आपको बता दें कि ट्विटर पर एक यूजर्स ने लिखा कि नीना गुलजार साहब से मिलने गई थी, ऐसे में उनको कम से कम ढंग के कपड़े पहन लेने चाहिए थे, जबकि एक दूसरे यूजर्स ने उनको साड़ी पहनने की सलाह दी। तीसरे यूजर्स ने वेस्टर्न कल्चर को खराब बताते हुए कहा कि ये सब सही नहीं है, नीना भारतीय हैं, ऐसे में उनको अपनी उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था। हालांकि नीना ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केजरीवाल का मोदी सरकार पर तंज, कहा ऑक्सीजन का झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन संकट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की अंतरिम रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसी बीच शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से तंज कसा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्विटर कर लिखा कि ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई, अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑडिट पैनल ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल और मई में अपनी ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर पेश किया था। हालांकि इस रिपोर्ट का दिल्ली सरकार की ओर से खंडन किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और इस मामले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि फर्जी रिपोर्ट के सहारे मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई है और ना ही जारी की गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरा गुना सिर्फ इतना है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा, उन्हें इलाज के दौरान समय पर ऑक्सीजन दिलाने के लिए गिड़गिड़ाया।
हरियाणा में बैरिकेड तोड़े, पंचकुला से हजारों किसानों का राजभवन की तरफ मार्च। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को आज 7 महीने हो गए हैं और इस मौके पर देश में किसान आज राज्यपालों उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कानूनों को वापस लेने की मांग करने वाला ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने के लिए हरियाणा के पंचकुला से हजारों किसान राजभवन चंडीगढ़ की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के पैदल मार्च को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के किसानों को रोकने पर टकराव की हालत पैदा हो गए हैं और किसानों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए। किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर भी बैरिकेड तोड़ दी हैं। किसानों ने पहले ही एक ऐलान किया हुआ था कि 26 जून को देश भर में अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाएंगे। सभी राज्यों में किसान ज्ञापन देंगे। हालांकि ज्यादातर जगहों पर कुछ किसान प्रतिनिधि ही ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं पंचकुला में काफी तादाद में किसान सड़क पर उतरे हैं और वहीं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान भी आज आंदोलन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से काफी संख्या में ट्रैक्टर यूपी गेट पहुंचे हैं। स्पुतनिक वी का आज से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में लगेगा टीका। जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन। जी आपको बता दें कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यानी शनिवार 26 जून से मेदांता हॉस्पिटल में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का पहला हॉस्पिटल है जिसमें स्पुतनिक वी वैक्सीन की सुविधा होगी और अभी तक कोवैक्सीन व कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन शनिवार से स्पुतनिक वी की वैक्सीन का विकल्प भी लोग चुन सकेंगे। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना मरीजों को यहां बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। टीकाकरण को भी बढ़ावा देने की दिशा में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। अब लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन का विकल्प भी चुन सकेंगे। सरकार के तय मानकों के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप कोविन पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों में जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 75 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत 69,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों में जान लेते क्या है देश भर में आज मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियां उफान पर हैं और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एमडी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार के कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार को भी दिल्ली व एनसीआर में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली और एनसीआर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गन्नौर, सोनीपत, गोहाना के कई स्थानों पर 40 से 70 किलोमीटर घंटा की गति से हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज और तेज हवाएं चलेंगी। खरखोदा, रोहतक, फर्रुखनगर, बावल, झज्जर, करनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, होडल, औरंगाबाद, हरियाणा, बागपत, बड़ौद, बरसाना, नंदगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लोनी देहात, यूपी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, नंदबई, नागौर, अलवर, तिजामा, डीग, राजस्थान के इन हिस्सों में अगले कुछ घंटे के दौरान हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।